हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समाधान सीरीज के तहत बात करने वाले हैं जीएस इनसाइट में कांग्रेस का पूर्व संगठन और कांग्रेस की स्थापना, उससे महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी थी, स्वतंत्रता के दौरान हम लोग किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे, इन सभी तथ्यों की बात करेंगे। इस सीरीज में हम लोग सीधी बात करेंगे, नो बकवास, पढ़े वही जो एग्जाम में आता है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग करक्स या जिस्ट के तौर पर आप लोगों को चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, जो आप लोग के लिए सहयोग जिस तरीके से मिल रहा है इसी तरह बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस के पूर्व संगठन, कांग्रेस की स्थापना, महत्वपूर्ण अधिवेशन, एक समान परिचय के तौर पर इंट्रो इसका देख लेंगे, क्या घटनाक्रम था, किस तरीके से आगे बढ़ी है। कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक जो संस्थाएं गठित हुई, संगठन गठित हुई, उसकी हम बात करेंगे, देखेंगे। जैसे बंगाल की राजनीतिक संगठन, मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं, बम्बई की राजनीतिक संगठन, विदेश में गठित राजनीतिक संगठन, जो महत्वपूर्ण है उसी पर हम चर्चा करेंगे। जो एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे गए या पूछे जाने की संभावना बनी रहती, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस से स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण मत क्या थे, कुछ लोगों के वैचारिक मतों को हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लिस्ट के तौर पर हम उसे अलग से देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप ही हमारी पूरी कुल संपदा है, जो आप लोग अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को बताएंगे कि युक्ति आईएएस आप लोग के लिए क्या लेकर आया है, किस तरीके से एग्जाम से पहले एक जिस्ट के तौर पर सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, ताकि आप आने वाले एग्जाम में एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरह बैठ पाए और प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाएंगे, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके सभी प्रश्नों का हल अपने एग्जाम हॉल में कर सके। तो हमारा हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। एमसीक्यू चैनल अलग से बना हुआ है, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। वो यूट्यूब चैनल को जरूर क्या कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप लोग उपलब्ध हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस के पूर्व गठन जो था, कांग्रेस की स्थापना, महत्वपूर्ण अधिवेशन। समान परिचय के तौर पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी जो था, उसका उत्तरार्ध जो अंतिम दौर में था, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियां, भारत के आर्थिक शोषण के विरुद्ध विक्षोभ होना प्रारंभ हो गया था। तो आप देखते हैं कि लगातार आपको कई वर्षों से जो ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां थी, वो किसी भी देश, उपनिवेश के तौर पर जिस देश में वो जाता था, तो वहां पर क्या होता था, शोषणकारी नीतियों के तहत उसकी आर्थिक आर्थिक शोषण किया करता था, राजनीतिक शोषण किया करता था, सामाजिक शोषण किया करता था और धार्मिक शोषण किया करता था। तो यह केवल आर्थिक ही मामला नहीं था, उसमें कल्चरल परिवर्तन कर देते थे। तो इस तरीके से उस देश में, उपनिवेश में जहां भी वो गया, वहां पर इसके विरोध के स्वर जरूर उठे। पर सबसे घातक कहाँ विरोध उठा, ध्यान रखिएगा, भारत में, भारत की भूमि खंड में आपको विरोध देखने को मिलेगा। इससे पहले हम 1857 से चर्चा कर चुके, उससे पहले जो राजनीतिक संगठन था, वहां पे किस प्रकार के विरोध हुए थे, सभी बिंदुओं पर हम चर्चा कर रखे। तो आज देखेंगे आधुनिक काल में, जो हम आज़ादी के क्रम में जब 1947 तक पहुंचेंगे, 1947 तक जब हम पहुंचेंगे, उससे पहले राजनीतिक तौर पर किस तरीके से मांगे उठी, जो भारत की भूमि पर भी मांग हो रही थी और ब्रिटेन में भी मांग हो रही थी, विभिन्न देशों के सहयोग भी लिए जा रहे थे। तो इन सारे संदर्भ को समझेंगे। तो इसी क्रम में देखते हैं 1857 का विद्रोह इस क्षोभ का प्रथम व्यापक रूप था। इसके पश्चात यह असंतोष बढ़ता ही गया, फलतः राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता की प्राप्ति में लालसा से जगे हुए थे। इस लालसा की तृप्ति 15 अगस्त 1947 को भी, जब देश में ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति हुआ। अर्थात कहने का अर्थ सीधा सा है कि हम राजनीतिक रूप से जितनी मांगे रखें, आपको कांग्रेस की स्थापना, उससे पूर्व के गठित राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा सभी की अपनी अपनी बूंदों, देखिए ध्यान रखिएगा, राजनीतिक मांगे है ना, किसी खास पार्टी या खास वर्ग के लोगों का नहीं होता है, यह इसमें सभी के सहयोग होते हैं। जो, हाँ, यह ध्यान रखना है कि नेतृत्व के तौर पर यह पार्टी जो थी कांग्रेस, वो महत्वपूर्ण थी, पर सभी की, आपको सागर के बूंद के निर्माण में सभी नदियों का सहयोग है। ध्यान रखिएगा, किसी खास नदी का सहयोग नहीं है, पर हाँ, नेतृत्व करेगा जो सबसे बड़ा जल धारा लेकर आएगा, उसकी विशेषता अलग होती है, उसकी चर्चा अलग से होती है। यही सिंपल
सिंपल सा फंड आपको संदर्भ समझने की आवश्यकता है। तो आपसे प्रश्न के तौर पर यहाँ पर चीज़ों को समझना है। इसी क्रम में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके पूर्व की राजनीतिक निर्माण जो है, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण इस लालसा को और भी विस्तार दे देता है और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर इस दौरान को देखने को मिलता है या मिला। इस दौरान में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही याद रखना है कि इसके क्रम में जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो जो भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां हुई, आरंभ हुई 1857 के विद्रोह के बाद, निसंदेह शिक्षित भारतीय वर्ग भाग नहीं लिया था, परंतु राजनीतिक रूप से क्या, राजनीतिक दस्ता से अवगत से नहीं था वो, अर्थात राजनीतिक चीज़ें वो उसके आसपास घट रही थी उससे वो ज्ञात था। इसलिए बाद के दौरों में देखते हैं हमें कि वो राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है, संगठित प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, सभाओं की स्थापना, प्रेस के विचार अभिव्यक्ति के आधारित स्वतंत्रता, भारत में आर्थिक शोषण की समाप्ति आदि के कारक कैसे उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। यही गतिविधि परिवर्तन होती गई, भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को क्या क्या मजबूत कर दिया और अंततः आप देखते हैं इस क्रम में हम सभी विभिन्न क्षेत्रों में भारत और भारत के बाहर राजनीतिक संगठनों का निर्माण होता है। देखते हैं इसी क्रम में, जिसमें हम महत्वपूर्ण रूप से 4 लोगों को याद रखनी है। बंगाल में राजनीतिक संगठन जो महत्वपूर्ण रूप से काम किया, मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं जो काम की, हम इसी तरीके से देखते हैं बंबई में राजनीतिक संगठन विकसित होते हैं, उसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं और विदेशों में भी राजनीतिक संगठन जो भारत के लिए काम कर रहा था, भारत राजनीतिक मांगों की बात कर रहा था, इसी क्रम में होता हुआ दिखता है। तो बंगाल के राजनीतिक संगठन जो महत्वपूर्ण रूप से थे, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो थे महत्वपूर्ण प्रणेता स्त्रोता के तौर पर राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो राजनीतिक रूप से क्या करते थे कि मांगों को अंग्रेजों के सामने, उसके प्रतिनिधियों के सामने रखने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ उनके सहयोग से भी यह कार्य करते थे। अर्थात हम सीधा सा अर्थ में कहे, साम दाम दंड भेद करके अपनी नीतियों को क्या करना, अपने अनुसार परिवर्तन कराना। क्योंकि देखिए सत्ता सबको पता चल गया था इस दौरान, जब हम पहले पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध के संदर्भ घटना देख चुके हैं, सबको पता चल गया कि राजनीतिक रूप से कौन सत्ता काम कर रही है, कौन सी सत्ता काम कर रही है, किस रूप से किस हद तक काम कर रही है। इसलिए उसी के एवज में हमें क्या करना है, अपने सुधार की बात करनी होगी, अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति की बात करनी होगी। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय देखते हैं सामाजिक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। अगर हम 1828 ईस्वी में उन्हें विद्या चर्चा एवं उनके अनुयायियों का 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा जैसी संस्थाओं का स्थापना करते हैं और धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के वाद विवाद करती है। तो जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे कालांतर में राजनीतिक मांगे बढ़ेंगी, राजनीतिक संदर्भ बढ़ेगा और लोगों के मेल मिलाप राजनीतिक रूप से बढ़ती है। इसी संदर्भ में देखते हैं लोगों ने क्या किया, आगे बढ़कर राजनीतिक जो राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करता है। उसी संदर्भ में देखिए राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण हेनरी बिबनी डेजोरियो, जो बंगाल के क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण नाम के तौर पर जानते हैं। ध्यान रखिए उन्होंने 18 से 30 के दशक में उन्होंने क्या किया, द ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया, राष्ट्रीयता का पोषण किया। बंगाल में इस परिप्रेक्ष्य में अनेक राजनीतिक संगठन गठित हुए। जो डेजोरियो का जो कॉन्सेप्ट था वो राष्ट्रवाद की जिस भावना को प्रकाशित करना चाहता था, वो रम आपको बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बंगाल से बाहर निकलता है, बंगाल बिहार में आता है, बिहार से यूपी, यूपी से अन्य क्षेत्रों में बढ़ता है इनके विचारधारा। अंततः हम यह देखते हैं कि आने वाले क्रम में इनकी विचारों की मत प्रशंसा थी, मत जो लोग मानने वाले लोग थे उनकी संख्या बढ़ती है। हालांकि सभी का कमोवेश या कम या अधिक सहयोग रहता है। इसी क्रम में देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन बंगाल में हो जाता है, जहां पर 1838 ईस्वी में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। तो पहली राजनीतिक पार्टी के तौर पर यह क्या करता है, मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसके पहली राजनीतिक सभा मानी जाती है जिसने संगठित होकर राजनीतिक प्रयासों को क्या किया, मानना प्रारंभ किया। इसी के क्रम में अपनी मांगों को रखना शुरू किया। हालांकि शुरुआती दौर में ध्यान रखिए इनकी मांगे न के बराबर मानी गई, फिर भी आपको यह मानना है, जानना है कि क्या है कि आप इस तरीके से चीज़ें बढ़ती गई आगे। राजनीतिक संस्थाएं, जमींदार एसोसिएशन के तौर पर भी इसे कहा जाता, अधिकांश सदस्य जमींदार थे, क्योंकि शुरुआती दौर में यही संपन्न वर्ग थे, संपन्न
क्योंकि गरीब जो आम लोग थे उनको अपनी रोजगार की चीज़ों को उपलब्ध कराने से छूट मिलती ही नहीं थी। तो इसलिए जो शुरुआती दौर में जो गठबंधन आपको गठन हुए संगठन, तो वो प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा किए गए थे। प्रबुद्ध, ध्यान रखिए, प्रबुद्ध जो व्यक्ति थे, जो संपन्न व्यक्ति थे, उनके द्वारा किए गए। इसी क्रम में ध्यान रखें, इन्होंने इसके द्वारा आपको कुछ नामों को याद रखना, जिसमें हम प्रमुख सदस्य के तौर पर द्वारका नाथ टैगोर की बात करते हैं, राधाकांत देव की, प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे इस संगठन के। तो इनका नाम भी पूछा जाता है। इस संस्था में बंगाल जमींदार सभा की भी संख्या दी जाती है। इसी तरह थियोडोर डिफेंस, विलियम थियोबोल्ड और ये प्रिंसप जैसे अंग्रेज भी सदस्य इसके बनते हैं बाद के दिनों में, क्योंकि यह क्या था, सीधा आपको राजनीतिक जो संपन्न वर्ग था उसका एक राजनीतिक सभा था, जिसके तहत यहाँ पर आपको बातें करने, उनसे चीजों को सीखने और समझने के लिए ये लोग भी, अंग्रेजी लोग भी आपको यहाँ इसके सदस्य थे। तो आपका इन तीनों का नाम याद रखना है। जो अंग्रेज था उसका नाम याद, थियोडोर डिफेंस, विलियम थियोबोल्ड और द ए प्रिंसप याद नाम रखना। ये तीनों आपको इसके सदस्य के तौर पर काम होते हैं। इसके प्रमुख कार्यों के तत्व की हम बात करें तो जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना, उनकी शिकायतों को दूर करना, ध्यान रखें संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करना, जिससे राजनीतिक रूप से जो संगठन काम करे थे उसके लिए, उसके संदर्भ में हम चीजों को आगे बढ़ा सके। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सहयोग करती थी, जिसकी स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप जाके जरूर मिला सकते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछे गए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए, इससे प्रश्न पूछे गए, इसके सदस्यों से प्रश्न पूछे गए, किसे बंगाल का जमींदार सभा कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए और यहाँ से भी। तो ऐसा कुछ नहीं है जो PYQ में आप लोग चीजें कवर नहीं की गई है। तो इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। इससे अधिक चीज़ों को आप कवर करते हैं तो चीज़ें और भी अच्छी होंगी, पर इतना कम से कम जरूर करना चाहिए आप लोग को। बंगाल ब्रिटिश इंडिया की हम बात करें, सोसाइटी जो 1843 में गठित की जाती है, जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इस राजनीतिक सभा की स्थापना होती है। इस संगठन क्या करता है, भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेज दोनों शामिल होते हैं। शुरुआती जितने भी लगभग हुए थे उसमें अंग्रेज सदस्य भी हुआ करते थे, ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शासन में भारतीयों की क्या करना, वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसके प्रचार प्रसार करना, अर्थात जो राजनीतिक केंद्र दिल्ली में जो हुआ करता था, किस तरीके से अंग्रेजों का, उसके इर्द गिर्द जो शासन व्यवस्था चलती थी, शासन व्यवस्था जो चलती थी उसमें क्या मांग हो रही थी, उसमें किस तरीके से आपको भारतीयों की स्थिति किस रूप से है, अंग्रेज क्या सोचते हैं भारतीयों के लिए, और भारतीय जो सहयोग कर रहे हैं अंग्रेजों के बीच की स्थिति को समझने के लिए एक अवस्था के तौर पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना उसके मूल मकसद के तौर पर देखने को मिलती है। इसी तरह भारतीय जनता के लिए न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय तरीके से कानूनों साधनों का प्रयोग करना, अर्थात हम उससे आग्रह कर रहे हैं क्या रूप से, अंग्रेजों से, कि हमारे शासन व्यवस्था में, हमारे देश में शासन व्यवस्था कर रहा है उसके जो लोग हैं उसके लिए आप एक कानूनी साधनों के माध्यम से क्या कर सके, शांतिमय अवस्था को स्थापित कर सके। तो शुरुआती दौर में अनुनय प्रनय का ही दौर सभी राजनीतिक पार्टियों में रहा था, क्योंकि सत्ता में महत्वपूर्ण केंद्र कौन हुआ करता था, आपको ब्रिटिश हुआ करता था। मैं शुरू से ही आप लोगों को बताता रहा हूं कि सत्ता का अभ्यास, हमेशा कॉन्सेप्ट को याद रखना, सत्ता का अभ्यास यह इतना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना, इसे ध्यान रखिएगा। यह क्या करता है कि सभी क्षेत्र विशेष में जो सर्वाधिक शक्तिशाली होगा वही शासन करेगा, वो भारत में हो, अमेरिका में हो या किसी अन्य देश में बात हो रहा, सत्ता का जो सबसे अधिक शक्ति का प्रयोग करेगा वही जो सत्ता में सबसे शक्तिशाली स्थिति को ग्रहण करता है। तो इस तरीके से देखते हैं हमारे देश में सबसे शक्तिशाली अंग्रेज से, तो जो भारतीय भी रहेंगे ना वो अंग्रेजों से ही अनुनय विनय करते थे, राजाओं से भी अनुनय और विनय करते थे। इस चीजों को ध्यान रखने। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में स्थापित होती है, जो यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे। 18 अक्टूबर 1851 में इस संस्था की स्थापना कलकत्ता के राधाकांत देव के द्वारा क्या किया, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। इसे याद रखना आप लोगों को। प्रमुख सदस्य में देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र और कृष्णदास पाल इसके सदस्य थे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इस तरीके से चीजों को कवर कर। जब इससे आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इनके जो सदस्य थे और इनके विद्युषी के संदर्भ में देखते हैं, तो आपको लैंड हंडर सोसाइटी जो हुआ करता था, उससे पहले लैंडर
सोसाइटी और आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी उसके पूर्ववर्ती दोनों संस्थाओं के तौर पर इसे जानता है, पूर्ववर्ती संस्था के तौर पर इसे जानते हैं, यह भी याद रखनी है ताकि आप चीज़ों को समझ सके। असफलताओं के कारण इस संदर्भ में इन ब्रिटिश इंडिया जो एसोसिएशन था उसकी स्थापना का गठन का मुख्य कारण माना जाता है। इसी जब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो बात कर रहे थे, हम लोग पहले भी बात कर चुके। असफलताओं के कारण ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन का प्रमुख कारण करता है। इससे क्या करता है, भूपतियों और जमींदारों के हितों की मुख्य रूप से इस संस्था का स्थापना आपको हुआ करता था। तो इन प्रयासों में 1853 का चार्टर एक्ट याद रखिए, बाद के दिनों में हम आपसे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो चार्टर एक्ट जो था नवीकरण करने से ब्रिटिश संसद के प्रार्थना पत्र भेजा गया जिसमें बहुत सी चीजें बदलाव आई थी। पर इसके अंदर नील विद्रोह की घटना आपको याद रखना, नील विद्रोह हाल ही में होता है, उसी कालखंड में जांच हेतु ये गठन की गई, मांग की जाने लगी, जिसके कालखंड में चीजें आपको प्रार्थना पत्र प्रमुख मांग थी, जिसमें विधानसभा न्यायिक दंडनायक कार्यों को पृथक किए जाने की मांग की गई इस पार्टी के द्वारा, अधिकारियों का वेतन कम करने की मांग की गई ताकि जन कल्याण की चीजों को ब्रिटिश भारतीय पैसों को बचाया जाए, नमक आबकारी और स्टम्प कर था टैक्स था समाप्त किए जाने की मांग की। तो ये सब जो मांगे की गई इस संस्था के द्वारा, इसे याद रखना है ताकि आपको प्रश्न में यहाँ से पूछे ऑब्जेक्टिव के तौर पर कथन करके 1.123 करके, तो आप इसे जरूर कवर कर सके। ये सब चीजें याद रखनी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए, उसके बाद आपको ब्रिटिश एसोसिएशन के बाद आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में आता है, यह भी याद रखनी है। जब 26 जुलाई 1876 की हम बात कर रहे हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी इसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, स्थापना कलकत्ता में की जाती है। इसी क्रम में आप देखते हैं इसके तत्कालीन संस्थाओं के द्वारा जो भी मांगे की गई थी, उस सबसे महत्वपूर्ण मांग इसके पूर्व कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान प्राप्त होता है। और कई दफा यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर कौन सी संस्था थी, तो इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सेम ही, दोनों एक ही संगठन का नाम हुआ करता था, याद रखिएगा। दोनों में से कोई रहेगा तो आपको टिक करके आ जाना है। तो इसी के क्रम में आपको चीजें देखने को मिलती है। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की, जो सिविल सेवा परीक्षा जो उस समय ब्रिटेन में हुआ करता था, याद रखिएगा, ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में वो बात करता है नियुक्तियों की, प्रशासनिक पदों की बात, इल्बर्ट बिल जैसे विवाद को लेकर आंदोलन चलाया गया संगठन के द्वारा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इल्बर्ट बिल क्या है। और उसके बाद वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और तत्कालीन भारतीय समस्याओं ब्रिटिश जनमत के प्रभाव से आपको क्या किया जाता है, प्रभाव किया जाता है, ब्रिटिश संसद में बात रखी जाती है। उस दादा भाई नौरोजी गोल्ड ओल्ड मैन भी कहा जाता था, जो राजनीतिक रूप से बहुत ही रिच मैन माने जाते थे। इस तरीके से इस चीजों को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसके आगे बात करें मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, तो ध्यान रखें मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की जाए जो 26 फरवरी 1852 होती है। संस्थापक का नाम याद रखना है नर सुचेटी, याद रखिए गुजलू लक्ष्मी नर सुचेटी, याद रखना है इनका नाम। उसके अतिरिक्त उद्देश्य इनकी हम बात करें तो कानून और कानूनी नियमों के सरकारी नियमों का जनता के समस्याओं का वकालत करना। तो ध्यान रखिए इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की गई थी। क्यों की गई थी, आपको ध्यान रखना है कि यह कानूनी और सरकारी नियमों की बात करता था। तो बाद के दिनों में 1857 जब देखिए 52 में स्थापित होता, जस्ट 5 साल के बाद इसके आपको 1857 का विद्रोह था। तो इस संगठन के द्वारा ध्यान रखिएगा आपको क्या की जाती है, भर्त्सना की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे किस राजनीतिक संगठन के द्वारा 1857 विद्रोह का क्या किया, भर्त्सना किया है, उसकी आलोचना की गई। तो ध्यान रखिएगा यह संस्था लोकप्रिय न हो सकी। मुख्य कारण भी एक कारण यह माना जाता है इसके कि यह जो भारत में जो जन मांगे हो रही थी उसका विरोध इस दौरान में की थी। तो इस तरीके से आप देखते हैं इन सब चीजों को। आपको कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 फरवरी 1852 में मद्रास में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष CY मुदलियार और सचिव कौन थे, रामानुजाचार्य, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है कि 13 जुलाई 1852 इस संस्था ने अपना नाम बदलकर मद्रास नेटिव एसोसिएशन रख लिया, जिसने लंदन में अपना प्रतिनिधि मालकम लेविन को नियुक्त किया
था। ये सब पीटी फैक्ट है, याद रखना, इसको कवर करना। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मद्रास में कोई सभा थे तो मद्रास महाजन सभा, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत मई 1884 में आपको मद्रास जिले के वर्तमान चेन्नई में माउंट रोड के आपको वी राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया। यह ध्यान रखिएगा, यह कांग्रेस का पूर्व अग्रदूत माना जाता है मद्रास महाजन। जस्ट उसके बाद आपको, उससे बाद ही आपको इस संगठन के गठन के बाद क्या किया जाता है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इसलिए अग्रदूत के तौर पर इस सभा में पहले अध्यक्ष पी रंगैया नायडू थे, जो आपको याद रखने। इस उद्देश्य में ब्रिटिश शासन से मुक्ति कराना, राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना, जैसे आपको अडयार थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मेलन में कहा गया था, ऐसी बातें की। सभा ने उदारवादी रहते हुए कई उपायों की वकालत, जैसे कि कौन कौन से उपाय की बात करता था कि कर जो भी था लिया जा रहा था उसको कम करिए, सरकारी और सैन्य खर्च को कटौती कीजिए, लंदन में भारतीय परिषद का उन्मूलन है उसको कर दीजिए, इंग्लैंड और भारतीय सीमावर्ती सिविल सेवाओं परीक्षाओं के अपने साथी नागरिकों स्वतंत्रता, आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार शामिल। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, मौलिक अधिकारों की मांग क्या कांग्रेस ने सर्वप्रथम की थी? तो नहीं की थी, उससे पहले मद्रास महाजन सभा भी कर रखा था। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में आप कहीं ना कहीं इन सब छोटे छोटे पॉइंट को मिस कर जाएंगे और एग्जाम में आपकी गलती हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए रहेंगे फिर भी। अप्रैल 1930 में मद्रास जो महाजन सभा ने जॉर्ज टाउन इलेक्शन हाई कोर्ट और बीच पड़ोसी मद्रास के सभी इलाकों में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था इस सभा के द्वारा। याद रखिए 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेता है मद्रास महाजन सभा के सदस्य, इसे याद रखिएगा। सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो ध्यान रखिए, भारतीय स्वतंत्रता के फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ये स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कौन सी ऐसी पार्टी जिसे आपको पूर्व में गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो आपको इसमें एक ऑप्शन मद्रास महाजन सभा भी हो सकता है, तो इसे याद रखना। इसके बाद बंबई के राजनीतिक संगठन की बात करें तो बंबई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 संस्थापक दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उद्देश्य इसका मुख्य था, ध्यान रखिए, सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना ताकि वो हानिकारक समझे जाने वाले नियमों और राजनीतिक नीतियों को सुझाव दिए जा सके, ऐसी बात की है। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों को प्रभावित होकर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और भारत के बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था भी हुआ करती थी। याद रखिएगा 1852 इसकी स्थापना। उसके बाद आपको पूना, आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बंबई में रहेगी उसका पूना का नाम है, पूना सार्वजनिक सभा, जो 1870 में गठित होती है। और 19वीं सदी के भारत सबसे मजबूत राजनीतिक संगठनों में से एक थी। इसकी शुरुआत 2 अप्रैल 1870 महाराष्ट्र के पुणे जिले में होती है। इस संगठन में सक्रिय सदस्यों का नाम अगर हम बात करें, जीवी जोशी, एस.एच. साठे और एच.एल. चिपलूणकर, याद रखिएगा, इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त महादेवी गोविंद रानाडे नवंबर 1831 से सभा में प्रवेश करते, अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस सभा का उद्देश्य सरकार और भारतीयों के बीच मध्यस्थता करना। ध्यान रखिएगा, मध्यस्थता को लेकर कौन सी पार्टी महत्वपूर्ण थी? तो पूना सार्वजनिक सभा, इसे याद रखिएगा आप लोग। यह क्या करती थी? सरकार और भारतीयों के जो मांगे होती उसके बीच की मध्यस्थता करना। सभा के नेता जनता की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के पास ले जाते थे। इसे जनता के देशभक्ति की भावना जगाने के लिए एक मंच के रूप में भी इस्तेमाल करता था। और क्या करता था? इसका प्रभाव, सभा का प्रभाव कारण कई राजनीतिक संगठनें पनपी और आगे बढ़ी और इस तरीके से क्या होती, राजनीतिक मांगे लगातार बढ़ने लगती। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि विदेशों में भी कुछ संगठन आपको बाद के दिनों में देखने को मिलता। सब सभा क्या करता है? स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सरदार, जमींदार, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, वकील, शिक्षक शामिल थे। राज्य किसानों, कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए, शोषण से बचाने के 1872 में एक उप समिति का नियुक्त करता है, जो आपको जिस मांगों को पूर्ति करने का प्रयास करता है। हालांकि पूर्ति नहीं होता है, अंग्रेजी शासन अपने रवैये के अनुरूप काम करती है। 1876 में सभा ने दक्कन क्षेत्र में अकाल राहत आयोजन किया। उसके बाद इनके लोगों पर भारी मुकदमेबाजी का खर्च से बचाने के लिए, न्यायिक विवादों से निजी निपटाने के लिए मध्यस्थता अदालतों के न्याय सभाएं स्थापित की, जिसने राजनीतिक संघर्ष को सक्रिय रूप से भागे। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, कौन सी राजनीतिक संगठन अपनी समस्या, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मध्यस्थता अदालतें लगाती थी? या हम जो न्याय सभा बात करते हैं या अभी ट्रिब्यूनल की बात करते हैं ना, मध्यस्थता ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, जैसे लोक अदालत होता है ना अभी वर्तमान में, तो उसी तरह की ये मध्यस्थता अदालतें लगाती थी, ताकि आपसी जो विवाद होते जो बाद में
मुकदमेबाजी में अर्थात कोर्ट में जाइएगा तो अधिक खर्च होता था। तो गांवों के मुकदमे, पंचों के मुकाबले जो मुकदमे होते थे उसको मध्यस्थता अदालतों के तहत समाप्त करने का प्रयास करता था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर उभरी थी। इसने जिले में स्वदेशी आंदोलन का आयोजन अग्रणी भूमिका निभाई। इसने सदस्यों ने किसी न किसी विदेशी उत्पाद का उपयोग न करने की कसम खाई थी। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको स्वदेशी अपनाने का कॉन्सेप्ट है ना, जो हम बंगाल विभाजन के बाद देखते हैं स्वदेशी कार्यक्रम चलता, उससे पहले इस पार्टी ने कर रखा था। उसके सदस्यों ने क्या किया, विदेशी उत्पादों का क्या उपयोग न करने की बात कह रखी थी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं कि विद्रोह इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से भी किया जाने लगा ब्रिटिश नीतियों का। 1875 में सभा ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधि की मांग हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करता है। यह सभा क्या करता है, त्रैमासिक पत्रिका शुरू करता है जिसके सभा की कार्रवाई को अन्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को प्रकाशित करता है। तो इस तरीके से आपको हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने बातों को रखने के लिए यह प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में आप देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विदेशी संगठन, राजनीतिक संगठन, जिसमें लंदन इंडियन कमेटी की चर्चा आपको देखने, स्थापना 1862 में लंदन में होती है। संस्थापक पुरुषोत्तम, ध्यान रखिए, मुदलियर, याद रखना है, मुदलियर। उद्देश्य इसका था महत्वपूर्ण रूप से लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्र हित में आवाज करना। हाउस ऑफ कॉमन्स जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट होता है, रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए काम करती थी, उसके लिए राजनीतिक माहौल को बनाना। लंदन इंडियन एसोसिएशन का भी नाम आपको आता है। स्थापना 24 मार्च 1865 लंदन में होता है। संस्थापक दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी। तो इस तरीके से आप देखते हैं उद्देश्य के तौर पर इनका भारत में राजनीतिक, सामाजिक, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में विचार विमर्श करना, उसके उत्थान, कदम उठाना, भारतीय जनता दृष्टिकोण के लिए क्या कहता अवगत कराना, ये महत्वपूर्ण कार्य था इसका। अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो दादा भाई नौरोजी इस संस्था के माध्यम से भारतीयों की दुर्दशा ब्रिटिश सरकार के कराया। इसके बाद आपको देखते हैं, इसी के बाद आप लोगों को आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा इकोनॉमी की बुक लिखी जाती है, भारतीय दुर्दशा के बारे में आपको बुक लिख कर, लेटर लिख कर, पत्र लिख कर बताने का प्रयास करती है, जो आगे आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात आती है, जो आपको याद रखना है। 1 दिसंबर 1866 में लंदन में संस्थापक इनके दादा भाई नौरोजी होते हैं। उद्देश्य के तौर पर हम बात करें, भारतीय जनता की समस्या का विचार विमर्श करना और इसके ब्रिटेन की जनता के मत को प्रभावित करना, ताकि हम चीज़ों को और भी बेहतर कर सकें। इस संगठन प्रत्यक्ष रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, याद रखिएगा, सहयोग मिला और 22 मई 1869 को बम्बई में इसकी एक शाखा खोली गई और जमशेदजी जीजाभाई और सचिव फिरोज शाह मेहता जी को यहाँ सचिव बनाया गया। अध्यक्ष जमशेदजी जीजाभाई और सचिव फिरोज शाह मेहता, HBM वागले, याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। इस तरीके से आप चीजें आपको बदलती हुई परिस्थितियां देखने को मिलती। कांग्रेस की स्थापना होती है, तो इस संदर्भ को समझिए। जब इस तरह कांग्रेस की स्थापना की बात करते हो, सबसे पहले नाम याद रखना, लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने की सुरक्षा का पाटा था, सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। इसका सिद्धांत हुम के द्वारा 1878 में शिमला के 7 वॉल्यूम गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर आधारित थी। इसे याद रखिएगा आप लोग, ये सब चीजें आईडी एग्जाम में पूछी जा सकती। इस कहानी का प्रथम उल्लेख ह्यूम ने जीवनकार जो विलियम वेडरवन थे उनके द्वारा 1913 में की गई थी। जो आपको सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट है, उनका उल्लेख कौन करता है, विलियम वेडरवन, याद रखिएगा, 1913 में किया जाता है। वहीं कांग्रेस के प्रारंभिक जो नेताओं ने ह्यूम का उपयोग विद्युत प्रतिरोधक अर्थात तड़िक चालक या लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में करते, जो हम जो बिजली गिरती है उसके तड़िक चालक लगाते उसके तौर पर, अर्थात हम कांग्रेस को क्या करते, तड़िक चालक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। ब्रिटिश नीतियां जो आप मांग रहती थी, ब्रिटिश विद्रोह के तौर पर उसे क्या दबाने का प्रयास करती, भारतीयों को शोषण करती थी, उसको जेल में रखती थी, इस क्रम में उनका शोषण होता था। तो इस सारे घटनाक्रम को बचाने के लिए इस ह्यूम के द्वारा एक संगठन गठित किया जाता है। दोनों के अपने अपने मकसद थे। ह्यूम चाहता था कि भारत से विद्रोह ऐसा ना उठ जाए, नागरिक विद्रोह, जिससे कारण कि यहाँ से अंग्रेज बाहर हो जाए, क्योंकि पहले ह्यूम एक राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से क्या हुआ करता था, ब्रिटेन का एक प्रशासक हुआ करता था, बाद के दिन उच्च पदों पर बनता है। तो इस तरीके से वो क्या करता था, भारत में इस तरीके के माहौल को पनपने ही नहीं देता था। अब यह क्या करता था, शुरुआती दौर में कोप से बचाना नहीं, कोप का भाजन नहीं बनना चाहता था कांग्रेस संगठन, तड़िक चालक के तौर पर इस्तेमाल
करना चाहता। इस तरीके के घटनाक्रम आपको देखने को कांग्रेस के बारे में डफरिंग कहा करता था। क्या कहा करता था? यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। अर्थात इसमें वो प्रतिनिधि था ना, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कब, 1878 के दौर की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि आपको देखते हैं अभी 1885 के दौर की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, मध्यम उच्च वर्ग जो थे, मध्यम उच्च वर्ग को ही पता था कि राजनीतिक मांग क्या होती है, राजनीतिक मांग क्या होती है, और राजनीतिक मांग से हम कैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हम बदलाव कर सकते हैं। स्वाधीनता क्या होगी बाद के दिनों में आपको देखने को मिलता है, अर्थात अपना शासन क्या होगा बाद के दिनों में। ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कौन जानता था? मध्यम वर्ग जानता था। और उसकी संख्या भारत में न के बराबर हुआ करती थी। और यह न के बराबर वाली संख्या जब बात करता था बहुसंख्या पर, उसको समझ ही नहीं आता था कि बहुसंख्यक को कि यह मांग क्या कर रहा है। वो तो केवल को रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। तो ये रोटी कपड़ा और मकान का कॉन्सेप्ट जनता के मन से जाता ही नहीं था। पर ये मांग करता था कि ब्रिटिश सत्ता को क्या करता था कि ब्रिटिश सत्ता को बाहर जब तक नहीं निकालेंगे, शोषणकारी नीतियां बदलेगी नहीं, तब तक हम चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस दौरान जनता जो थी, जनता जो को यही लगता था कि पहले हमारे यहाँ जो शासन हुआ करता था, उससे पहले जो शासन, जैसे हम पहले क्या करते थे, मौर्य प्रशासन हमारे यहाँ आता है, उससे पहले भी बहुत सी घटनाएं, गुप्त, ये सब चीज़ें बाद के दिनों में होता रहता है। मुगल काल आता है, वो भी हमारा नीति निर्धारक बनता है। तो हम पर जो राज कर रहा है ना, एक वर्ग कर रहा है, और वर्ग वो उतना शक्तिशाली है ना कि हम उससे लड़ नहीं सकते। हम केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए, हमें जीवन मिलता है और उसी के साथ समाप्त हो। इसका उद्देश्य आप देखिए प्रेमचंद्र के कविताओं में देख सकते हैं, उनके रचनाओं में देख सकते हैं। इसी संदर्भ में सारे इकोसिस्टम चल रहा था उस दौरान। पर ब्रिटिश मांगे लगातार, आपको राजनीतिक मांगे बढ़ती ब्रिटिश शासन के दौरान, तो ये सब घटनाक्रम आप बाद के दिनों में देखते। इसलिए डफरिन जो था इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बोलता था। वहीं कर्जन क्या बोलता था? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि उसे शांतिपूर्ण मरते हुए मैं मदद करूँ, मरने में मदद करूंगा। यह बात कर्जन कांग्रेस की गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि की संज्ञा प्रदान करता था। इस तरीके से वो बात करता था। और ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके बात करें कि कांग्रेस, व्योम चंद्र बनर्जी के अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिंग की देन थी, यह बातें बोली जाती थी। लाला लाजपत राय कांग्रेस में डफरिंग के दिमाग की उपज बोलते थे कांग्रेस को, और उन्होंने कांग्रेस में सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा। बाद के दिनों में और भी चीजें उभर कर आती है। आरसी दत्त के द्वारा कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम था, जो बेंडर वन के द्वारा 1913 में बताया भी जाता है। ध्यान है कि तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह भारतीय टकराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना, संगठित होकर बार बार बातें रखने की आवश्यकता होगी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसी बारे विपिन चंद्र पाल कांग्रेस में याचना संस्था के तौर पर बोलते हैं। अश्विनी कुमार दत्त 3 दिनों का तमाशा बोलते हैं कांग्रेस को। ये सब आरोप लगाए जाते हैं। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के नीतियों को भिखमंगी नीति की संज्ञा भी बाद के दिनों में देते थे। इस तरीके से याद रखना, इस तरह के विचार आपको कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जुड़े हुए मिलेंगे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की गई थी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी कहने पर इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सब प्रश्न पूछे गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह यूनियन को हटाकर कांग्रेस किया गया। कांग्रेस क्यों किया गया? आपको याद होगा, अमेरिकी जैसे संस्थाओं में इसी तरीके से नाम हुआ करता था। इस तरीके से चीज़ों को समझें, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में प्रतिनिधि के तौर पर जाते थे, काम करते थे, तो वो विश्व के अन्य लोगों से मिला करते थे। तो कांग्रेस के तौर पर बातें की जाती। कांग्रेस पार्टी की स्थापना प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई थी। ध्यान रखिएगा, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस समाचार पत्र में? तो हिंदू पत्र एक हुआ करता था, हिंदू, उसमें 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन बंबई में ग्वालियर टैंकी से गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। जहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से याद रखें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 38 प्रतिनिधि, मद्रास प्रेसिडेंसी के 21 प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश अवध 7 प्रतिनिधि, बंगाल प्रदेश प्रेसिडेंसी से 3 प्रतिनिधि, कुल 72, पंजाब से 3 आते हैं। इस तरीके से कुल 72 प्रतिनिधि आपको इस प्रथम अधिवेशन में आते हैं। बाद के दिनों में देखते हैं और भी संख्या बढ़ती जाती है। कांग्रेस ने के और कुछ की फैक्ट के तौर पर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने एवं ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में से कांग्रेस का जनक या कांग्रेस का पिता भी घोषित कर दिया जाता। तो एक विदेशी को क्या कर दिया जाता है, कांग्रेस का पिता बोल दिया जाता है बाद के दिनों में।
ये जनक के तौर पर इसे बोला जाता है एवं हुम को। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी ने ग्लैंड ओल्ड मैन इंडिया की उपाधि दी जाती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन डब्ल्यू सी बनर्जी मुंबई 1885 में होता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अधिवेशन बहरुद्दीन तेजवी मद्रास 1887 में। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888 में। याद रखिए प्रथम महिला जिसे कांग्रेस का अधिवेशन संबोधित किया कंदावली गोंगली कलकत्ता 1890 में। इसी तरह कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। और प्रथम भारतीय की बात हम कर ले तो आपको कौन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे मैं अभी चर्चा करूंगा, वेट कीजिएगा, पर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 40 से 45, क्योंकि इस समय द्वितीय युद्ध हो रहा था, इस कारण ये बने रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता समय आपको अध्यक्ष कौन से, जेबी कृपलानी। उसके बाद कौन थे आपको, पटाधी सीतारामैया। याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद कुछ वक्त के लिए बनते हैं। अंग्रेज जो अध्यक्ष थे आपको याद रखना, जॉर्ज यूले इलाहाबाद में, विलियम बेबरडन 1889 इलाहाबाद, 2 बार अब आपको बनते ये बम्बई और इलाहाबाद के अधिवेशन में। अल्फ्रेड बेब मद्रास में 1894 में। हेनरी कॉटन 1904 में बम्बई अधिवेशन में। ये आपको कुल अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कितनी बार आपको कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से कौन कौन किए थे यह भी सीरीज आपसे पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों का जिसका आपको महत्व, जैसे बनारस अधिवेशन 1905। क्यों यह बनारस अध्यक्षता था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। करजन की बंगाल विभाजन नीतियों का विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। ध्यान रखिएगा अभी तक गांधी जी का एंट्री यहाँ नहीं होता है, ध्यान रखिए, उससे पहले ही सत्याग्रह अपनाने की बात होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 होता है। उसके बाद अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी करते हैं। इसके संदर्भ में नरमपंथी गरमपंथी मतभेद उभरा और नरमपंथी की जो रास बिहारी घोष है को गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। दोनों में संतुलन बनाए रखा जाता है, गरमपंथी और नरमपंथी। गरमपंथी कहने को गर्म मिजाज वाले, गर्म तीव्र मांग करने वाले राजनीतिक विचारों के लोग माने जाते हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल लाल, 3 कॉन्सेप्ट है ना वो। और नरमपंथी वैसे जो राजनीतिक मांगे धीरे धीरे मांगना चाहते थे, किसी पर अंग्रेज प्रतिरोध नहीं करना चाहते थे। रीजन उसके पीछे वो यह दिया करते थे, अगर अभी हम तत्काल रूप से यह करेंगे तो हमें शोषण कर दिया जाए। राजनीतिक जो उभर कर हम लोग आ रहे हैं सामने, तो वो उभर कर नहीं आएंगे। तो दोनों के अपने अपने मत अपने अपनी जगह सही थी, पर वैचारिक रूप से हम माने तो यह क्या उस समय तत्कालीन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, ताकि दोनों इस सीनियर व्यक्ति को क्या करें, सहमति दे और क्या करें, अपने विचारों के राजनीतिक मांगों की पूर्ति करने में थोड़ा सहयोग करें। अब सूरत अधिवेशन 1907 याद रखिएगा, इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनाया गया। इस मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गए। सूरत अधिवेशन के बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 याद रखिएगा, जो क्या करता है, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत होती है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। जब 1907 से 16 तक ये क्रम बढ़ता है, जहां पर दोनों राज जो क्या होता है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग अलग काम करते हैं, पर 16 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आकर कांग्रेस के मंचों पर साझा रूप से काम करती है। ध्यान रखिएगा कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता इस दौरान होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना आपको इससे पूर्व हो चुकी थी। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग को भी बताया जाता है कि नहीं, मांगे आपको आसान रूप से रखनी है, सहयोग के तौर पर रखनी है, ये सब चीजें उभर कर सामने आती है, ये महत्वपूर्ण थे। उसके अतिरिक्त हम बात करें लाहौर अधिवेशन 1929, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता होगा। और ध्यान रखिएगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है। ये सब घटनाक्रम आपको लाहौर में रावी तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को झंडा फहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीजें उभर कर सामने आती है। कराची अधिवेशन 1931 जो क्या कहता है, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। और गांधी इरविन समझौता इस दौरान होता है। द्वितीय आपको गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, गांधी इरविन समझौते के बाद ये बातें गांधी जी के द्वारा बोली जाती है। और कई हद तक आपको अभी देखने को मिलता भी है कि राजनीतिक रूप से हम गांधीवाद के कॉन्सेप्ट को अभी तक फलते फूलते और आने वाले समय में भी इसे फलते फूलते हुए देख सकते हैं। इस तरीके से ये सब चीजें उभर कर सामने आई थी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए त्रिपुरी अधिवेशन 1939 होता है, जिसमें पहले अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, फिर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि उसके बाद चीजें उभर कर सामने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया और सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के अधीन ही कर देते हैं, जिसके बाद राजनीतिक मांगे और बढ़ जाती है। इस तरीके से आप देखिएगा भारत में जो 1885 से 1947 तक महत्वपूर्ण रूप से जो
गठबंधन आपको सरकारें आपको कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे जहां पर बातें रखी गई थी, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोलकाता में 10 बार अधिवेशन होता है, सत्र आयोजित किया जाता है। मद्रास में 7 बार, बम्बई में 7 बार। आपको बिहार में याद रखिएगा बांकीपुर और गया में 2 बार। रामगढ़ तीसरा, 40 झारखंड बन गया, वहां होता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कांग्रेस के 8 सत्र जो लगातार हुए थे, उसके लिए याद रखिए बकमई बकनई, तो जहां पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद या इलाहाबाद, नागपुर, कोलकाता, बम्बई याद रखिएगा। इस तरह के लगातार 8 हुए थे। अब लाहौर में अगर पाकिस्तान में पूछ लेते, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में कुल कितने हुए, तो आपको यहाँ पर 4 याद रखने हैं और 2 इधर, तो कुल 6 अधिवेशन वर्तमान पाकिस्तान में हुए, ये भी आपको याद रखनी है। अगर हम दिल्ली में बात करें तो आपको 4 अधिवेशन होता है। इस तरीके से आपको याद रखनी है। कुल हम बात करें यूपी में, तो यूपी के कुल आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में कितने हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुल है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगर हम उत्तर पूर्व में बात करें, गुवाहाटी में आपको 1926 में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। आपको यह कमेंट में बताना है उत्तर, एक क्वेश्चन का उत्तर, कि गांव में सबसे पहले कहाँ हुआ था, गांव में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों और उससे संबंधित चीजों को। जैसे पहला हम बात करेंगे, देखिए सीरियल क्रम है, क्रम दिया गया है, वर्ष दिया गया है, स्थान दिया गया है, और अध्यक्षता कौन किए हैं, और साथ में लास्ट में याद रखना है महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य बिंदु के तौर पर याद रखिएगा। पहला 1885 बंबई में होता है, बिमोश चंद्र बनर्जी, 72 प्रतिनिधि उपस्थित होते। आईसीएस परीक्षा भारत में आयोजन की मांग सर्वप्रथम 1885 के तौर पर ही देखने को मिल जाता है कांग्रेस के अधिवेशन तले, बैनर तले याद रखिएगा। दूसरा 1886 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिनिधियों की संख्या 436 हो जाती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात करी जाती है। देखिए जो बात के संविधान निर्माण होता है तो 50 अनुच्छेद 50 में इसकी चर्चा होती है ना, तो इसकी मांग आपको कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही कर दी जाती है। 1887 मद्रास सैयद बरुद्दीन तैयबजी का नाम याद रखें, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम तमिल भाषा में भाषण होता है और शस्त्र अधिनियम संशोधन की बात की जाती है। प्रयागराज में होता है, उस समय आपको याद रखना है वाराणसी। इस तरीके से आपको चीज़ें आपको मुगल सराय भी आपको देखने को मिल जाता है। और चौथा अधिवेशन होता है 1888 में, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बनते हैं और हिंदी पहली बार हिंदी में अभिभाषण दिया जाता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 1889 में याद रखें मुंबई में सर विलियम बेडरन, या कर लीजिएगा बेडरवन, और प्रतिनिधियों की संख्या 1800 कितना चला जाता है, 89 चला जाता है याद रखिएगा। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया लागत नीति पर सुधार। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कौन से क्रम के अधिवेशन में प्रथम बार महिलाएं भाग लिया। प्रथम अध्यक्ष बना अलग देखते हैं, प्रथम भारतीय अध्यक्ष बना वो अलग देखते हैं, पर पहली बार भाग लेते हैं महिला, कोई महिला भाग लेती है। तो 1889 5वां अधिवेशन होता है, बम्बई में यह अधिवेशन होता है और किसी भी अंग्रेज के अधीन होता है। तो इस तरीके से आप बदलते हुए चीजें देखते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस सरकारी अधिकारियों में भाग लेने पर रोक लगा देता है। कब? तो 1890 का 6ठा अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है। फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हुए फिर कांग्रेस का नाम पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो ध्यान रखिए 1891 में नागपुर अधिवेशन होता है, आनंद चार्लू के द्वारा किया जाता है, 7वां अधिवेशन वो होता है। इसी तरह मुद्रा नीति की आपको किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने का मांग पुनः होती है। फिर बेगार प्रथा का रोक लगा दिया। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि बेगार प्रथा पर रोक लगाने के बाद 1893 में लाहौर दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में सूती वस्त्र का संरक्षण की बात आपको लगातार बढ़ती। सोशल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के मंच में बंद कर दिए जाते हैं। किसानों की ऋण समस्याओं निराकरण के लिए बात की जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में होता है। 1895 में अधिवेशन होता है। इस तरीके से मांगे की गई थी। अब याद रखिएगा इसके अतिरिक्त की चीजें कि 1896 में ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंदे मातरम गाना पहली बार गाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के। आपको उसमें इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? एम रहमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता का अधिवेशन होता है, 1896 में होता है, 12वां क्रम होता है, यह याद रखना। राजद्रोह एक्ट कब बनता है? अब ध्यान रखिए धन निकासन सिद्धांत जो पेश किया गया था इसी अधिवेशन में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में उनकी पुस्तक ब्रिटेन में छपती है, अलग वो में
मैटर था, पर भारत के उस धन निष्कासन के सिद्धांत को पेश किया जाता है कांग्रेस के मंच पर भी। इसे याद रखना आप लोग। वन्य कानून, शिक्षा का उद्योग, इस तरीके से बहुत है। चाय बगानों, श्रमिक शोषण पर रोक की बात की जाती है। भारत में सैनिक व्यय की कमी आपको देखने को मिलता है। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का विरोध किया जाता है। आपको आपको 1903 में के मद्रास के अधिवेशन में लाल मोहन बोस के द्वारा बंग भंग की निंदा, लाला लाजपत राय प्रथम बार सत्याग्रह अपनाने का सुझाव, स्वराज दल की चर्चा, गोखले के विपक्ष के नेता की उपाधि दी जाती है। किस में? बनारस के आपको अधिवेशन में 1905 में 21वां अधिवेशन होता था। गोपाल कृष्ण गोखले इनके अध्यक्ष थे, तो इन पर यह मांग की जाती है। अगर हम आगे बात करें तो ध्यान रखें 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पद स्वराज की मांग होती है, इस तरीके से होता है। अब ध्यान रखें कांग्रेस का अधिवेशन सत्र आपको क्या था? रास बिहारी बोस 1907 में कांग्रेस का संविधान निर्माण, फौजदारी कानून, निःशुल्क शिक्षा, भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध, इस तरीके से विभिन्न मांगे आपको विभिन्न संगठनों के तो क्रम दिया गया। याद रखिए 27वां होता है 1912 में, कहाँ होता है? पटना में होता है। बांकीपुर, याद रखना कहाँ पर? बांकीपुर। आपको बांकीपुर अभी जो क्षेत्र है पटना में, वहां पर होता है। RN मघोलकर इनका अध्यक्षता करते हैं। ह्यूम का कांग्रेस का पिता यहीं घोषित किया जाता है, इसे याद रखिएगा अच्छे तरीके। कहाँ? पटना में 1912 27वां अधिवेशन होता है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 1913 में कराची में होता है इस तरीके बंगाल गवर्नर लॉर्ड पेंटमेंट की उपस्थिति। 1914 के आपको अधिवेशन में देखने को मिलता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन सहमति बनती है। मुंबई अधिवेशन 1915 सर SP सजना की अध्यक्षता में। कांग्रेस मुस्लिम के साथ मिलना, कांग्रेस के गरम दल का विलय आपको लखनऊ में 1916 में। श्री एनी बेसेंट आपको प्रथम महिला अध्यक्ष, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे कांग्रेस में अपनाए गए। 1917 32वां अधिवेशन था। और 1918 में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय, नरम दल वस्तु का JN मुखर्जी त्यागपत्र आपको इसके कालखंड में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त आगे भी तो ध्यान रखिएगा आपको कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन असहयोग आंदोलन पेश किया जाता है आपको इस कालखंड में। RC दास जो CR दास जेल में रहते, इस दौरान अध्यक्षता कौन करते? अजमल खान के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से याद रखिए। एक यहाँ याद रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद बनते एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। उससे पहले 38वां अधिवेशन जो काकड़ी नाड़ा में हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विशेष अधिवेशन आपको आयोजित। सबसे कम उम्र के आपको अध्यक्ष बनते अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष उनको बनाया अब्दुल कलाम आज़ाद भी आपको सबसे कम उम्र के क्या बनते? अध्यक्ष बनते कांग्रेस के। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू का तो सबसे पहले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती। हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा का प्रयोग इस बैठक में किया गया था कानपुर में 1925। बेलगाम महात्मा गांधी की दफा प्रश्न पूछा। कांग्रेस कार्यकारिणी स्वराज्यवादियों का बहुमत प्राप्त होता है। इसे सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। कब? श्रीनिवास अलंकर की अध्यक्षता में गुवाहाटी में, या गुवाहाटी याद रखिएगा अब गुवाहाटी हो गया है। 1926 में 41वां अधिवेशन होता था। इसे जवाहरलाल नेहरू आगरा पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। साइमन कमीशन का विरोध आपको 1927 मद्रास में आपको देखने को मिलती है। 1929 में देखते हैं, 1929 में उसके बाद पूर्ण स्वराज मनाया जाता है। और इस तरीके से अखिल भारतीय स्तर युवा कांग्रेस की स्थापना, आपको ये सब चीजें घटना देंगे। पूर्ण स्वराज 1929 में होता है, पर इससे पहले ध्यान रखिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग आपको यहाँ की गई थी। आपको मद्रास में स्वराज स्वाधीनता सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप पहले के मेंस आपको जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया होगा, क्लास कराया गया होगा, वहाँ देखे होंगे, सुने होंगे। अब इस तरीके से ध्यान रखिएगा। 1938 का याद रखना है। फैजपुर 1937 याद रखना है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांव में सत्र में होता है। मूलभूत कृषि भूमि उप कार्यक्रम का प्रस्ताव आपको यहाँ पर रखा जाता है। 50वां अधिवेशन होता है। 51वां हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस बनते। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करते हैं। और जहाँ राजवाड़ों की स्वतंत्रता समावेशी संबंधी प्रस्ताव, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपको बंबई के अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद उसी के कालखंड में होता है। मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का प्रस्ताव वल्लभ भाई पटेल कराची 1931-45वां संगठन में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त चीजें याद रखिएगा महत्वपूर्ण। प्रथम बार अध्यक्ष के पद पर मतदान होता है। बोस त्यागपत्र दे देते हैं क्योंकि विवाद बढ़ जाता है। और कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो 52वां अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस पहले बनते, बाद में राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पहली बार मतदान होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपको 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। हालांकि आपको सबसे लंबे वक्त अब्दुल कलाम आजाद इस संगठन के अध्यक्ष बनते आजादी से पहले।
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेरठ 1946 में जीवट राम भगवान दास कृपलानी क्या रहते, अध्यक्ष रहते। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जब आज़ादी मिलती है ना अगस्त में, उस समय आज राजेंद्र प्रसाद रहते। फिर 47 जब उसके बाद जब इनका चयन आपको बाद के संविधान सभाओं के लिए हो जाता, तो पटाभी सीतारामैया दिल्ली के अधिवेशन में क्या होते हैं, अध्यक्ष रहते। इस तरीके से महत्वपूर्ण संगठनों का नाम आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से चीज़ें आपको, इसके कुछ महत्वपूर्ण संगठनों का स्थान और वर्ष दिया गया जो आके चर्चा की गई, इसको एक बार लिस्ट के तौर पर देख लीजिएगा, चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी की चर्चा पहले की स्लाइडों में हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण रूप से हम फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चीज़ों को हम इसी तरीके से एक जिस्ट के तौर पर या हम एक शॉर्ट नोट के तौर पर, इंसाइट के तौर पर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।